मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर शहरोज जो हैं उनको बड़ी मोहब्बत है अपोजिशन से। हमेशा फोकस होता है कि अपोजिशन क्या कर रही है, क्योंकि वो इस मरतबा बड़े पुरुमीद थे कि अपोजिशन कुछ बड़ा मार्का मारने जा रही है। क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि जी दुआ करें कि हमारे शो शुरू होने से पहले जो पीडीएम का इजलास मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं वो ज़रा बाहर आके मीडिया को ब्रीफ कर दें या कोई एलामिया आ जाए तो आज बहुत तबाही होने वाली है। तो ये तो बहुत अपोजिशन बहुत बड़ा ऐलान करने वाली है। तो मैंने कहा यार ना आया तो फिर क्या होगा। तो वो कहते हैं आप कुछ और टॉपिक शुरू कीजिएगा, आज पीडीएम और अपोजिशन ने बहुत बड़ा ऐलान करना है। तो जब मौलाना फजल रहमान साहब आए तो उन्होंने वो जो एलामिया पेश किया, जो एक उन्होंने सफ़ा पकड़ा हुआ था जिस पर उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद तो करेंगे पर कब करेंगे ये मौलाना साहब को भी नहीं था पता। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि हम अभी मुशावरत हमने करनी है और कब करनी है ये भी उन्हें नहीं था पता। साथ में जब बात हुई कि आपने इस काम के लिए कितनी तैयारी की है तो मौलाना साहब ने पाकिस्तान की आवाम को पहली मरतबा ये भी बता दिया कि अपोजिशन जिस अदम एतमाद की बात कर रही है उसके लिए जो होमवर्क करना था वो भी नहीं किया, मगर अपोजिशन अदम एतमाद ज़रूर करेगी। कब करेगी? क्योंकि 4.25 साल तकरीबन गुजर चुके हैं और ना वो कब आई और ना वो वादा कोई वफा हुआ और ना ही अपोजिशन का कोई जो लारा है वो मतलब ब्रायन लारा ही याद आता है अपोजिशन के दावों को देख देख के, बड़ी माजरत के साथ ब्रायन लारा साहब। तो ये अपोजिशन क्या करना चाहती है? मतलब अभी आपने हम जब हुकूमती हलकों की जानिब से फ़ौरन ही फ़ारूक हबीब साहब का भी एक ट्वीट आ गया कि अपोजिशन किस तरह एक नालायक और नाअहल है। शेख रशीद साहब ने कहा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अपोजिशन के चेहरे लटके हुए हैं, तो एक नाकाम अपोजिशन है। सवाल यह है कि भाई अपोजिशन से अगर होता कुछ नहीं, अपोजिशन साबित कर चुकी है कि वो गवर्नमेंट से ज़्यादा नालायक है, बड़ी नालायक है, तो वो क्यों आवाम को बड़े बड़े दावे आवाम के सामने पेश करती है, आवाम को क्यों एक कमिटमेंट्स देती है? या अपोजिशन का अपना वाकई होमवर्क नहीं होता जिसका एतराफ़ मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कर लिया है। और सवाल ये भी उठता है कि अपोजिशन के अपने अंदर भी इख्तलाफ है। और एक सवाल पूछा भी सही एक सहाफ़ी हमारे दोस्त ने मौलाना साहब से कि जो काम अब आप करने जा रहे हैं ये काम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1.5 साल पहले कहा था। और शायद ये एक बेसिक वजह भी है पीपल्स पार्टी के अलहदा होने की कि पीपल्स पार्टी वो चाहती थी, अदम एतमाद की बात चाहती थी, जमहूरी तरीके से मामलात पार्लिमान में हल करना चाहती थी। मुझे जो अब पीडीएम में लोग बच चुके हैं मौलाना साहब और पीएमएलएन ये नहीं चाहते। तो अब वो पीपल्स पार्टी जो 1.5 साल पहले चाहती थी, या पीपल्स पार्टी ने जिस मकसद के लिए पीडीएम बनाया था, तो पीपल्स पार्टी ने तो पहले कह दिया था कि हम अदम एतमाद के जरिए मिल मिला के जमहूरी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता पलटे या हुकूमत को रिमूव करें। वो आप अब क्यों उस तरफ जा रहे हैं? तो आपको पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो भाई मैं सहाफ़ी से कहूँगा कि इस अपोजिशन को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 3.5 साल में इन्होंने सिर्फ उम्मीदों पर पानी फेरा। तो ये तो ज़रा अपोजिशन पर हम बात करेंगे। हम बहुत टैलेंटेड है नाजरीन, हमारी अपोजिशन निकम्मी नहीं है, इस मुल्क की हुकूमत से भी कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं है। उन्होंने अवार्ड अपने आप को ही बांट दिए हैं और पहला अवार्ड जो है वो उन्होंने मुराद सईद साहब को दिया है। मुराद सईद ही नाम है इनका, मुराद सईद साहब को दिया जी। पूरे पाकिस्तान में एक भी नई सड़क आपको बनी हुई नज़र नहीं आएगी। जो बन रही है ये पुराने प्रोजेक्ट से। जो टोल टैक्स आप 2018 में दिया करते थे उससे 3 गुना दे रहे हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी 100% से भी ऊपर हो रही है। अच्छा, ये वो वजीर हैं जी जो पहले नंबर पर है पाकिस्तानी काबीना में। इमरान खान साहब चाइना जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है जिससे पूरी इकोनॉमी हमारी जुड़ी है वो है सी पैक, वो सड़कों का नेटवर्क है। वो प्रोजेक्ट सड़कों का वजीर ही साथ नहीं जाता, लेकिन वजीर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मैंने ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं सर, मोस्ट वेलकम एंड वार्म वेलकम इन शो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गोहर बलोच साहब हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। बलोच साहब ऑन टाइम, थैंक यू बलोच साहब। शैला रजा साहिबा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ज्वाइन कर चुके हैं। शैला साहबा वार्म वेलकम इन शो मैम। तो मैं जरा चीमा साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा सर। अपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है, ये मौलाना साहब ने आज फाइनली ऐलान कर दिया सर। चीमा साहब को आवाज जा रही है दोस्तों? जी मुझे आवाज जा रही है। तो सवाल इसमें इसी पे कमेंट करना है, ये सवाल आना है अभी? मतलब हेलो, अपोजिशन ने मुझे इस दोहराए पे ला खड़ा किया है कि मैं बता तो रहा हूं ना कि मेरी टीम आज कह रही थी कि आज पता नहीं अपोजिशन या मौलाना साहब क्या ऐलान करेंगे सर, तो पता नहीं लगा होना कि ऐलान किया। देखें, आप एक बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट भी नालायक है और अपोजिशन भी नालायक है। तो 3 साल बाद हमें पता लगा कि अपोजिशन नालायक है। मैं समझता हूँ कि देखें 3 साल बाद गवर्नमेंट ने साबित किया कि हम
ना तजर्बाकार थे या इकानमी खराब थी या इशूज चीजें बिगड़ी हुई थी, हमने 3 साल बाद ट्रैक पे डाल दिए हैं। अपोजिशन ने साबित किया कि ये 3 साल लगातार जो चूरन बेचते रहे हैं उसका कभी इनका मतलब वो नहीं हुआ। ये आप कह लें कि इनका एक बयानिया था जी कि हम बड़े नालायक लोग हैं, ना तजर्बाकार हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अब भी मैं अभी जस्ट कोई फिगर बोलूं, मैं कोई आप कह लें कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, वर्ल्ड बैंक की बात करूं, IMF की करूं, किसी इंटरनेशनल यू कैन से रेटिंग एजेंसी की बात करूं, ये मुझे फौरन कहेंगे कि ये बात ना करें, लेकिन बेड़ा गर्क हो, बचा कुछ नहीं है, ये मुल्क डूब रहा है, अब अवाम का बड़ा बुरा हाल है। ये सारी स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे, लेकिन ना कोई फिगर देंगे, ना फिगर सुनेंगे, ना कोई आप पहले फैक्ट सुनेंगे, ना कोई चीमा फैक्ट साहब, देंगे। गवर्नमेंट परफॉर्मेंस पे मैं आऊंगा जरा। अब अदम एतमाद पे आ जाए ना, वो मौलाना साहब ने ये कह दिया अदम एतमाद कब आएगा, तारीख तो उन्होंने पता नहीं अभी नहीं बताई, बट वो अब मैं यही कह रहा हूं कि बेसिकली कुछ बातें जरूर जो है ना आप कह लें कि हम करेंगे, हम देखेंगे, ये बात जो है ये 1 आध 2 बार 3 बार बेची जा सकती है। ये सौदा इस तरह का 1-2 बार बेचा जा सकता है, इस सौदे को रोज नहीं बेचा जा सकता। अपोजिशन की अगर देखें तहरीक लगातार वीक हुई है, उसका रिस्पांस कम हुआ है, और आखिरी जो पिशावर का जलसा था उसमें आप कह लें कि एक नौहा था, वो एक मातम था, इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर ये कि हमेशा से जैसे मतलब मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने जो रेंट ए क्राउड किया हुआ फजलुर रहमान साहब से, वो रेंट ए क्राउड के पता नहीं पूरे पैसे नहीं दिए उन्होंने, या यू कैन से कि आप कहने उनकी दिलचस्पी कम हुई है, ये फक्तन नहीं, काम ही आपने मियाँ साहब ने रेंट ए क्राउड किया हुआ है सर, या मौलाना साहब ने किया हुआ है, ये क्लियर कर दे। मौलाना ने तो रेंट पे दिया हुआ है ना, मियाँ साहब ने खरीदा हुआ है। अच्छा, खरीदा हुआ है। लिहाजा खुद अगर देखें, अगर आप एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और फजलुर रहमान साहब क्वेटा से चलते हैं या कराची से चलते हैं, लाहौर पहुंचते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसी तरह ना उसमें पहुंचे जिस तरह वो भाई के आने पे एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचे थे, उसी तरह ना पहुंचे, तो फिर आप कितनी कमिटमेंट है उनकी, या कितने वो शामिल है, कितनी उनके ज़हन में क्लैरिटी है, या क्या क्या कहाँ कमिट क्या होता है, और कहाँ वो आप कह ले कि अपने आप को मतलब किस फोन कॉल का या किस बूट का या किस का इंतजार करता है, मुझे समझ नहीं आती। बूट, वाह, हाँ डेफिनेटली। अच्छा, सो बेसिकली आप कह लें कि बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, ये हर रोज एम्बेरसमेंट क्रिएट करते हैं अपने फॉलोअर के लिए, वो फॉलोअर अपने सहाफी हो या फॉलोअर अवाम हो या पॉलिटिकल वर्कर हो, हर रोज उसके लिए एम्बेरसमेंट क्रिएट करते हैं कि ये साबित ऐसे करते हैं जैसे एक हाइप क्रिएट करते हैं। अली गौहर जैसे बंदे जो है वो यहाँ के हाइप क्रिएट करते हैं, ख्वाजा साद रफीक जैसे बंदे हाइप क्रिएट करते हैं, और वो जाके वापस अली गौहर बलोच साहब आप हाइप क्रिएट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपोजिशन के रहनुमा इस बात पे हाइप क्रिएट करते हैं कि हम हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। दिन गिने जा चुके। मरियम नवाज सुबह दिन में ये मीडिया से कहती हैं कि PTI के तो दिन गिने जा चुके हैं, इमरान खान साहब मजीद नहीं रहेंगे। मौलाना साहब मीटिंग करते हैं पूरी अपोजिशन की, बाहर आके वो अनाउंस करते हैं कि तारीख अभी हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा होमवर्क नहीं है। अली गौहर बलोच साहब, देखिए, बात होमवर्क की तो नहीं उन्होंने की, कुछ बात तो आप खुद भी मिला रहे साथ, लेकिन जाहिर है सियासी पार्टी है, सियासी पैराए में ही बात करेंगे। नहीं, मैं बात सुने अली गौहर बलोच साहब, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर मैंने अपने इंट्रो में कोई लफ्ज ऐसा बोला हो जो मेरी तरफ से हो, उस पर मैं हमेशा माजरत के लिए तैयार रहूंगा। मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बोला, अल्फाज मैंने मुस्तार लिए मौलाना फजलुर रहमान से। सर देखिए सर, गुजारिश ये है कि पहली तो सूरत ये है कि आप टॉक शो में बेहतर है कि मेहमानों के मौकफ सुने, अपना मौकफ ज्यादा देने की बजाय। मेरी ये गुजारिश है आपसे, अगर आप माइंड ना करें। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने 3 मिनट का 3.5 मिनट का इंट्रो दिया, अवाम को बताया कि मौलाना साहब ने क्या कहा, और मैं इस पर बात करूंगा। बाकी 45 मिनट आपने ऑपोजिशन को टोकते ही रहना है और इसी में प्रोग्राम गुजर जाना है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो मौलाना साहब ने बात की है, जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है जब अदम एतमाद होगी तो इसमें संजीदा बात ये है, मरकज में होगी, पंजाब में होगी, और उसके बाद जब ये 2 अदम एतमाद होंगी तो बाकी तो ऑटोमेटिकली KPK वाले तो पहले ही नूर आलम खान की आप बातें सुन चुके हैं। देखिए, गुजारिश ये, एक तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हुए
असेंबली में जब उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था, तो ये आप तस्लीम करते हैं ना कि वो उसमें हुकूमत की तरफ से वोट आए थे तो वो कामयाब हुए थे। जब सेनेटर बने थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसी कौमी असेंबली के अंदर। फिर दूसरी गुजारिश मैं ये करूंगा कि आप देख लें कि किसी भी ऑपोजिशन के पास कोई बंदूक नहीं होती। वो एनालिसिस करने का जो जो तरीका है, किसी चीज का कंपैरिजन करने का तरीका, वो अवाम का वोट है। आप देख लें कि 14 दिल्ली इलेक्शन हुए, 14 में से 13 जो है वो कामयाब हुकूमत ने हारे हैं। फिर आप देख लें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, उसमें इनको शिकस्त फाश हुई है। फिर आप देखते केपीके में बलदियाती इलेक्शन हुए। अली साहब, अब यकीन मानिए 2.5 मिनट बाद मुझे टोकना पड़ रहा है सर। मेरा सवाल है, अदम एतमाद होगा, इसके लिए आप लोगों को डेट देते फिर रहे हैं, पर आप डेट नहीं दे सके सर। नहीं, बात ये नहीं है। ये जब डेट आएगी, जिस दिन हम एप्लीकेशन देंगे अदम एतमाद की, तो डेट सामने आ जाएगी। सर आपके चक्कर में मेरी टीम ने तैयारी नहीं की कि आज पता नहीं अपोजिशन कितना बड़ा ऐलान करने वाली है। हमारी तैयारी है, लेकिन उस तैयारी में जाहिर है अभी कुछ लोगों को और को साथ मिलाना है। अच्छा, कुछ ने हमसे वादे किए होंगे। शैला रजा साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा आता हूं कि आपको पूरे 3 मिनट दे सकूं इस बात पे। शैला रजा साहब, नहीं सर, टाइम दे दिया ना उस पे आपने। है कि हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस करप्ट और नालायक हुकूमत को अपने मंतकी इंजाम तक हम पहुंचाएंगे। मैं इस पर रिस्पॉन्स लेता हूं चीमा साहब से। हुकूमत है शैला रजा साहब, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 72 साल तारीख में ये वाहिद हुकूमत होगी जो अदम एतमाद के जरिए घर जाए। अच्छा, ओ माय गॉड, ओके, तो इस पे तो रिस्पांस लूंगा मैं चीमा साहब। स्पेसिफिकली सवाल नहीं होगा अगली दफा आपके लिए, ये पॉइंट होगा। शैला रजा साहिबा, जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम बनाते वक्त की थी, आज बची खुची पीडीएम वो बात कर रही है, तो यू विल स्टे विद दैट पॉइंट, क्योंकि बिलावल साहब का मौक़िफ़ जो था उस पर पीडीएम वापस आ रही है, तो क्या बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आएगी? मैम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। ये इतना ही बड़ी बात आपने पूछी है कि ये फैसले मेरी लेवल के नहीं है, लेकिन जो मैं मूड समझती हूँ उससे लगता है कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, हो सकता है तो गलत हो जाऊं, लेकिन अब तक जितना समझती हूँ उसके हिसाब से नहीं। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट पे बात करता हूँ ना, मैं हमेशा कहा है कि पीडीएम की बुनियाद बिलावल भुट्टो ने रखी है। तो बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद आना चाहिए, पार्लिमानी तरीके से इस गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहिए। तो अब तो जो नून लीग और जेयूएफ है वो यही बात कर रही है ना, जो बिलावल साहब ने 1.5 साल पहले की थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अब तो अगर वापस बुलाएंगे, हर चीज़ का एक बड़ा सही वक्त होता है कि उस पर ज़र्ब मारी जाए, और उसका असर बहुत सही होता है जब सही वक्त पे ज़र्ब लगाई जाए। तो बहरहाल हम ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, मिनिमम एजेंडास के जो आइटम्स हैं उन पे हम एजेंडा आइटम्स पे हम यूनाइट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोबारा से पीडीएम में मैं नहीं समझती कि आएंगे। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल ये बात क़यादत से पूछी जाए तो बेहतर है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैम ये बताइएगा, जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, इस लॉन्ग मार्च का इम्पैक्ट क्या होगा जो पीपल्स पार्टी ला रही है? देखिए, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने 2 या 3 मुजाहरे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए हैं, महंगाई, लोड शेडिंग, बिजली, इस पे। फिर एक किसान मार्च किया जो कि बहुत कामयाब रहे। ये अलग बात है कि चैनल्स ने नहीं दिखाए, और इस वक्त चेयरमैन जलसे भी कर रहे हैं जिससे लोग हमारी पार्टी में भी आ रहे हैं। तो ये मार्च है और हमारी शक्लें बता रही हैं कि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, किसान मार्च पे मीडिया से आपने एहतजाज होगा। किसान मार्च पे आपने मीडिया पे कहा कि मतलब ऑब्जर्वेशन दे दी कि हम नहीं आए या हमने कवर नहीं किया। हमें जो पार्टी मीडिया को चीज़ें इन्वॉल्व करती है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, मीडिया उसको उतनी ही कवरेज देता है जितना मीडिया को इन्वॉल्व किया जाए। मैम आपकी बात मैं सही मान लूँगी और मान लेती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अच्छे मुजाहरे थे और उनको वो कवरेज नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक आप नहीं है, रवैये। दूसरी तरफ जो है, आपने कहा
देखिए, कोई भी सियासी जद्दोजहद बेअसर नहीं होती और वो ज़रूर कोई असर छोड़ती है। और ये जद्दोजहद जो है, ये कोई ज़ाती जद्दोजहद तो है नहीं कि लीडर्स जो हैं वो अपने ऊपर बने हुए मुकदमात पे कर रहे हों। उसमें तो वो साबित कदम रह के हर पेशी पे आए हैं और हर दफ़ा हर एक ने अपना वक्त काटा है, चाहे वो स्पीकर सिंध असेंबली हों, चाहे वो खुर्शीद शाह साहब हों, लीडर ऑफ द अपोजिशन, या कोई भी हो। तो अब हमने आवाज़ दी है और अपने आवाम को हम ये बता रहे हैं कि आपकी तकलीफ़ के लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अपने किसानों के लिए, मेहनत कशों के लिए और अपने आवाम के लिए हम बाहर निकल रहे हैं और कल हम अपने आवाम के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पे जा रहा हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जरा इसे बात करूंगा। आपका अदम एतमाद अगर होता भी है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर क्या होगी, गवर्नमेंट उसको किस तरह ले रही है, संजीदा भी ले रही है कि नहीं ले रही? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चीमा साहब, अली गौर बलोच साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत, इसके नसीब में लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद से ही जाएगी पाकिस्तान की तारीख में ये हुकूमत। अगर लाएंगे नहीं तो हम कैसे जाएंगे, और ये नहीं लाएंगे, सिंपल सी बात है। ये नहीं लाएंगे तो फिर भी अगर आप कह लें कि ये मूव भी ना करें और हम चले जाएं, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये पेश भी ना करें और हम चले जाएं। और बुनियादी वजह मैं बताऊं आपको, जो बिलावल साहब की जो इंटरेस्ट हो सकती है रिगार्डिंग कि वो कोई ऐसा तुक्का लगे, कोई ऐसे पैसे लगा लो कि अप्पू जी लाडले बच्चे को वज़ीर आज़म बना दें, वो इस तरह की कोई सिचुएशन बने, पीटीआई के वोट वो खरीदे नहीं जा सकते, आईनी तौर पर इजाजत नहीं है, इत्तेहादियों को खरीद लें, डेफिनेटली पार्टियां खरीदना मुश्किल होता है, जरा इंडिविजुअल खरीदना आसान होता है। ये शो ऑफ हैंड है, ये खड़े होकर बताना है, तो इसमें कोई काम नहीं हो सकता कि पार्टी से खर्चे, ये एक रुकावट है। और तीसरी बात यह है कि लायबिलिटी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी लायबिलिटी साथ लेके चलना। बिलावल साहब ने जरदारी साहब को डिसऑन नहीं किया, अगर डिसऑन करते तो शायद सियासत थोड़ी बेहतर होती। वो बाकायदा फख्र से कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग ये। तो मैं समझता हूँ कि देखें, लोगों को पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां हैं, शहीद होना, उससे भी लोगों को हमदर्दी है या प्यार होता है, लेकिन करप्शन से लोग नफरत करते हैं, करप्शन को लोग नहीं मानते, उसमें उनके लिए कुछ नहीं होता। करप्शन इंडेक्स तो आपकी दफा भी बहुत बड़ा ना, तो फिर लोगों को आपसे भी नफरत करनी चाहिए। तो आप तो कहते हैं लोग आपसे अटैच हो रहे हैं। अगर हमने की हो तो हमें उन्हें करनी चाहिए डेफिनेटली। हमारी जो करप्शन इंडेक्स के बारे में जरूर मैं बात करूं कि दो बातें सामने आई हैं। एक है आप कह रहे हैं इलीट कैप्चर, दूसरा है रूल ऑफ लॉ। इलीट कैप्चर जब देखें, परसेप्शन है इलीट कैप्चर की, तो जरूर होगी कि जब इस मुल्क का 2 अदालतों से सजा याफ्ता बंदा लंदन बैठा हो, उसकी बेटी भी सजा याफ्ता हो, घर बैठी हो, शहबाज शरीफ साहब के 16.3 अरब करप्शन के चार्जेस हों, वो घर बैठे हों, उनको इतवार में जेल मिल जाए, उनके बेटे को मिल जाए। सलमान शहबाज साहब हैं या डार साहब अपनी हुकूमत के होते हुए से फरार हो जाए और वहां टीवी में बैठ के तो बात करें, या आप कर लें हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज, उसके बच्चों का कहा जाए, फैसला आए कि बच्चों से नहीं पूछा जा सकता उनकी जायदाद का, तो एलीट कैप्चर होता है, रूल ऑफ लॉ नहीं होता। तो आप कह लें ये तो एक इतनी तल हकीकत है, इतनी बुरी हकीकत है, इस मुल्क की इतनी बदसूरती है कि एक हाईएस्ट फोरम जो है जिसने इंसाफ देना है सोसाइटी 22 करोड़ लोगों का फ्यूचर जिस जहां पे है, सर नहीं चीमा साहब देखिए, अदालतों में साबित भी तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास सबूत हैं और आप कहते हैं कि ये सारे करप्ट थे, तो साबित कर दीजिए अदालतों में। नवाज शरीफ बाहर है ना सर, शहबाज शरीफ इस मुल्क के अंदर है, मरियम नवाज इस मुल्क के अंदर है, जरदारी साहब इस मुल्क के अंदर है। अदनान, मैं तो अदालत की बात कर रहा हूँ कि अदालत ने सजा दी, मैं तो और क्या ही कुछ नहीं रहा, उससे पीछे तो मैं कोई बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि मियां साहब को अदालत ने सजा दी, सजा दे के बाहर भेज दिया, उनकी बेटी को सजा दी और सजा दे के बाहर भेज दिया। फिर यह है कि आप कह लें कि उन्होंने नहीं कहा। नवाज शरीफ को अदालत ने नहीं भेजा सर, नवाज शरीफ को अदालत ने नहीं भेजा। प्लीज ये इल्जाम अदालत में मत लगाइए। अच्छा, दूसरी बात, नवाज शरीफ को इमरान खान साहब ने बाहर भेजा सर, नवाज शरीफ को आपकी गवर्नमेंट ने बाहर भेजा, एडमिट जिसके आप लोगों ने भेजा सर, अदालतों में मत बुलंद डालिए।
जी, अदालत का लगाया हुआ हम इल्जाम कबूल करते हैं। अगली बात यह है कि जज साहब ये फैसला हुआ कि जजेस के बच्चे अगर कोई उनकी जायदाद ज्यादा हो तो नहीं पूछा जा सकता। ये भी अदालत की बात है, मैं अपनी तो कर ही नहीं रहा। तो मैं कह रहा हूं कि इसके साथ एलीट कैप्चर होता है। ये बदकिस्मत तरीन मुल्क है कि जहां एलीट कैप्चर की सिर्फ परसेप्शन नहीं है, एलीट कैप्चर पूरी नंगी नाच रही है, बाकायदा मौजूद है। बिल्कुल और मैं अभी इस तक पर कमेंट लेता हूं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें सर। साफ- अदम एतमाद आ गया तो उसको कैसे काउंटर करेंगे सर? देखिए, पहली बात मैं बार बार कह रहा हूं, अदम एतमाद नहीं आएगा। वजह यह है कि बिलावल साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी देना नहीं चाहती, उनको बनाना नहीं चाहती। और शहबाज शरीफ साहब दिया है कि किसी भी तरह मेरी जान छूट जाए। अली बेशक गौहर बिलावल बलोच साहब, बन जाए, सर आपकी बेशक वो सारी बन जाए, मूवमेंट को वो तो कहते हैं कि ये फैसला मूवमेंट मरियम आएगी बीबी नहीं, पूरी एक पीटीआई ये मिनट, कह रही है एक सर। मिनट, अली गौहर एक बलोच मिनट। साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि मैं एक बात से तो इत्तेफाक करूंगा, चीमा साहब की एक बात से इत्तेफाक करूंगा। जो ये हर टॉक शो में बैठ के एक एलीट कैप्चर की बात करते हैं, मतलब है कि एक कुछ इन्होंने अपने माइंड के साथ ना कुछ चीजें मंतक बनाए हुए हैं अपनी पार्टी की गलत डिफेंड करने के लिए, और उस पर पर्दा डालने के लिए अपनी करप्शन जो इनकी पार्टी के अंदर जो वज़रा ने की है, तो उसके लिए एक दो लफ्ज इन्होंने तैयार किए हर टॉक शो में वही दोहराते हैं। देखिए, गुजारिश ये है, एलीट कैप्चर से मैं इत्तेफाक करता हूँ। एलीट कैप्चर ये है कि इमरान खान की हमशीरा ने डाका डाला, उनकी जेबों से पाकिस्तान की आवाम का पैसा निकला, लेकिन उन पर किसी इदारे ने हाथ नहीं डाला। एलीट कैप्चर ये है कि इनके इमरान न्याजी के दाएं बाएं बैठे हुए उसके वज़रा, उसकी एटीएम मशीनों ने आटे में और चीनी में करप्शन की, और इमरान न्याजी ने खुद साइन किए उस पैसे के ऊपर, जो मतलब है कि जो अरबों रुपए सब्सिडाइज करके और सब्सिडी के नाम के ऊपर उन दो चार लोगों की जेबों में डाला, जिनकी जेबों से इमरान सर देखें अली भाई, मैंने चीमा नहीं, अदनान साहब आप मेरी आप गुजारिश सुनने, अभी इस तरह टोके नहीं आप। नहीं, मेरा सवाल कहीं बहुत पीछे रह जाता है सर, वो फिर जवाब ही नहीं। सवाल आपके सवाल की तरफ में आपके सवाल का जवाब। अदालतों में पिटीशंस लेके जाए ना सर, ना वो अदालतों में जाते हैं ना आप जाते हैं, टॉक शोज में इल्जाम लगाने तक की बात है। मैं आप पर तो करप्शन का इल्जाम नहीं लगा रहा ना, जो करप्ट हुकूमत है उसका बता रहा हूं, आप सुन ले, थोड़ी देर बैठकर एक सेकंड के लिए खामोशी सुन ले। एलीट कैप्चर ये है कि इनके वज़रा ने करप्शन की, इनके वो, और उनको आज को उनको स्नात तकसीम की जा रही है उनकी कारकर्दगी की। जो मुराद सईद है, आपको पता है कि मैंने तो इल्जाम नहीं लगाया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये इल्जाम लगाया कि मुराद सईद ने अरबों रुपए के किकबैक्स लिए हैं। 7.5 है शायद। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसकी के जस्टिस नासरा इकबाल रिटायर्ड, जो कि वलीद इकबाल की वालदा है, वो उस इदारे में बैठी हुई है, अपने इदारे कह रहे हैं इन लोगों ने कोरोना का फंड खाया, बिल्कुल एलीट कैप्चर है, अरबों रुपए खाए, किसी इदारे ने इनको नहीं पकड़ा क्योंकि नैब न्यादी गठजोड़ है, लिहाजा इन पर सब जायज है, आप जिस तरह मर्जी खाते जाएं। मुझे ये बताएं कि गंदम चोरी इसी टाइम में खातों के लिए किसान रोल गया है, आपके सामने रोज टीवी पे लाइनें लगी होती है, और चीमा साहब कहते हैं कि मेरे फिगर जो मैं बताता हूं उसको मनोवन आप सही तस्लीम कर ले। ये कैसे है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, और गलत फिगर जो टीवी पर बैठ के बोले जाते हैं उनको तस्लीम कर ले। जिस दिन आपने डीएपी खाद सस्ती कर दी, जिस दिन आपने बिजली के रेट सस्ते कर दिए, जिस दिन आपने चीनी का रेट कम कर दिया, जिस दिन आपने आटे का रेट कम कर दिया। सर अब आपको दिया गया टाइम खत्म हो गया, मेरा सवाल वहीं स्टैंड करता है बलोच साहब, अब मैं दोबारा आऊंगा उसी सवाल पे। सर टाइम पूरा आपने उन पे इल्जाम लगाने पे गुजार दिया ना। शैला रजा साहब, जरदारी साहब बाहर निकले, उन्होंने मुलाकातें की, और उसके बाद बिलावल साहब ने भी कहा कि हम लॉन्ग मार्च भरपूर तैयारी से करके आएंगे और ये हुकूमत नहीं रहेगी। लॉन्ग मार्च से तो हुकूमत नहीं जाती, ये तो बिलावल साहब का अपना बयानिया है ना। तो अदम एतमाद पर किस हद तक आप कॉन्फिडेंट हैं शैला साहबा? शैला साहबा की आवाज तो दे दो मेरे भाई। शैला साहबा आपकी आवाज रीचेक करो शैला साहबा की, जल्दी से दोबारा से कनेक्ट करो इनको। मैं चीमा साहब मैं जरा ये आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। सर ये बताइए कि ये जो आप लोगों को की वुज़रा की परफॉर्मेंस की बात की जाती है सर, ये आपने नंबर पे मुराद सईद साहब को कैसे दे दिया सर? मतलब उनकी परफॉर्मेंस पब्लिकली तो नजर आनी चाहिए ना सर।
मतलब सड़कों का जो नेटवर्क है या तो उसमें कहीं इंप्रूवमेंट नजर आई हो, टोल टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया। अगर वो इतने अच्छे वजीर थे तो चाइना जाते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्हें साथ लेके जाना चाहिए था, क्योंकि सी पैक, चाइना का विजिट और सी पैक इग्नोर हो जाए या पीछे कहीं छोड़ दे तो ये तो समझ नहीं आती। तो अगर वो बहुत ही लाइक थे तो ये सारे क्वेश्चन मार्क क्यों हैं उन पे? देखें सॉरी, दो बातें अंडरस्टैंड करें जी। एक सारी वजारतों ने लिख के दिया था, टारगेट खुद लिए, टारगेट लिए और टारगेट जो लिए उसका एग्रीमेंट हुआ प्राइम मिनिस्टर के साथ कि जी हम ये एग्रीड गोल्स हैं ये हम अचीव करेंगे। उनको जिन लोगों ने अचीव किया है उसके मार्क्स से, उसके हिसाब से वो मार्किंग होनी थी। अब अगर किसी का कोई गोल रह गया है या किसी के ज्यादा गोल अचीव नहीं हुए तो उसमें उसकी बाज़ मामला में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है, बाज़ मामला में बहुत आउटस्टैंडिंग हो सकती है कि जो गोल अचीव हुए उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो। तो मार्किंग के हिसाब से आप आगे अदरवाइज परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस अच्छी है, शौकत तरीन साहब अच्छी रही है, ये शाह महमूद कुरैशी अच्छी रही है। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब की अच्छी रहती तो वो अपना वो लेटर ना लिखते ना, उनको तो बड़े तहफुजात हैं ये जो आपने नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दी सर। देखें उनका 11वां नंबर था तो वो नंबर ये है कि अगर उनका देखें उन्होंने कहा मैंने 21 में से 17 की हैं, अगर किसी ने 18 करनी है तो आपको चाइना में बहुत बड़ी सक्सेस मिली, आपको रशिया में सक्सेस मिली, आपको इस खित्ते में बड़ी सक्सेस मिली, तो लेकिन आपके 17 होते हैं 21 में से, तो वो नंबर 17 ही मिलने हैं। ये आप पहले कोई हिसाब का मामला हो गया, अदरवाइज अगर क्वांटिटी देखें सक्सेस का तो बहुत बड़ी बड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें क्योंकि पहली बार थी तो उसमें ये नहीं कोई आइडियल सिस्टम था, आगे सिस्टम इंप्रूव कर जाएगा, लेकिन ये एक अच्छी रवायत आई है, ये एक अच्छी रवायत आई है कि जिसमें यू कैन से कि वुज़रा यू आर अ पॉलिटिशियन, आप ये बताइए कि जब वुज़रा की कारकर्दगी को ब्यूरोक्रेट्स बैठ के जज कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है एग्जीक्यूटिव्स पे सर? नहीं, पहली बात ये है कि ये मैं जो इसका हिस्सा था जब परफॉर्मेंस गोल बन रहे थे, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। जब लॉन्च हुआ उससे लेके और जब एग्रीड हुए उस वक्त और फिर इवेल्युएट हुए, तो इसमें ये था कि मिनिस्ट्री खुद बनाती थी, मिनिस्टर और सेक्रेटरी और उसके एडिशनल सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट मिलकर बनाते थे और जाके वज़ीर के अलग मीटिंग होती थी, एक या दो मीटिंग्स, दो मीटिंग्स में तय होते थे, एग्रीड होते थे। और जो आप कह लें कि अरबाब जहांगीर का काम डॉक्यूमेंटेशन, उसका काम अरबाब जहांगीर का काम उसको इवेल्युएट करना नहीं है या एग्रीमेंट बनाना नहीं है। एग्रीमेंट जो है वो वज़ीर आज़म बनाते, वज़ीर आज़म और वज़ीर के दरमियान होता है। उनका सारा रोल फैसिलिटेटर का या डॉक्यूमेंट का या पेपर वर्क का या उस एग्रीमेंट पे लाने के लिए कन्फर्मेट करने के लिए जो दरमियान में एक फैसिलिटेटर का रोल होता है। तो अगर मैं वो टारगेट को ज्यादा एम्बिशियस ले लेता हूँ और उसमें मैं अचीव नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये तो नहीं मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस तो मेरी है, ग्रो भी कर लिया, लेकिन ये है कि मैं शायद वो नंबर नहीं लिए गोल में, इस तरह की चीज है। बाकी है तो मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल, दोबारा मैं कह रहा हूँ आइडियल नहीं है, आगे फर्दर बेहतर होगा। अच्छा, बिल्कुल। और इसमें कहीं साबित नहीं होता कि मतलब देखें इकोनॉमी में हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, एनर्जी के मामले में हमारी परफॉर्मेंस सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर गॉट द पॉइंट। चलो मैम, ओवर टू यू। वही सवाल है आपके लिए, अपोजिशन का और जरदारी साहब की मुलाकातें, अदम एतमाद आएगा तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, बिकॉज नंबर्स एक बड़ा मसला है। अगर आप पीडीएम के साथ नहीं है तो पीपल्स पार्टी के पास तो सफिशिएंट नंबर्स नहीं है ना, अकेले अगर अदम एतमाद की तरफ जाएगी तो। मैंने पहले ही इसका जवाब दिया था कि एज ऑपोजिशन पार्टी हम जितने भी एजेंडा आइटम्स हैं मिनिमम उस पर यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं और अदम एतमाद भी हम लेकर आएंगे। और इससे पहले भी हमने काफ़ी चीज़ें मिलके की हैं असेंबली के अंदर। अब रही बात लाडला बच्चा होने की, तो देखें लाडले वो होते हैं जिनके पास कोई नज़रिया ना हो, जिनको तोड़ तोड़ के इधर उधर से लोग देकर एक जगह पे बिठा दिया जाए जिसके वो अहल ना हो। चेयरमैन बिलावल जो है वो कोई लाडला बच्चा नहीं है, एक ऐसी पार्टी के नज़रिए को लेके चल रहा है जिसके लीडरशिप के मुकद्दर में इस्टेब्लिशमेंट ने मौत लिखी है। तो ज़रा सोच समझ के बोला करें। और ये एक इल्जाम लगता क्यों है बिलावल साहब पे कि वो नस्ल दर नस्ल लेके चला जा रहा है। देखिए ज़बान है, अपनी ज़बान को आप जैसे भी इस्तेमाल कर लें। अभी मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, बहुत कुछ कह सकती हूँ,
और बहुत कुछ कहा जा रहा है, इसी पे ही बहुत कुछ कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्यों आए और सेकंड क्यों आए और थर्ड क्यों आए। लेकिन असल बात यह है कि नज़रिया कोई होगा तो बच्चा भी खड़ा होगा किसी घर का, बूढ़ा भी खड़ा होगा, औरत भी खड़ी होगी। जब नज़रिया ही नहीं होगा तो बच्चे पाकिस्तानी होने से इनकार कर देंगे, बहनें बाहर से बाहर अदालतों के निमट जाएंगी। ये सुनना चाहते हैं हम। शहरा साहब एक कमेंट कर दीजिए, मतलब एक कमेंट कर लीजिए। जब बात करें तो सोच समझ के करें, वरना हमारे पास बहुत सब कुछ है कहने। ये तो चीमा साहब का, रही बात ये चीमा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था ना। आज मौलाना साहब से भी पीपल्स पार्टी के वाले से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, और साथ में उन्होंने इशारों में ये कहा कि मैं इसका जवाब अगर देना, मेरे पास है जवाब पर मैं देना नहीं चाहता। पीपल्स पार्टी पर अपोजिशन को भी जवाब हमारे पास भी बहुत है, जवाब हमारे पास भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि हम लाजवाब हैं। एक जवाब तो वही है जो आपने दिया कि अब सबको लोग वही कुछ कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कर रही थी, ना चाहते हुए भी मेरा जवाब आपने दे दिया। तो हमारे पास भी ऐसे जवाब हैं जिनसे सारे लोग लाजवाब हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा हदफ इस वक्त जो है वो ये है कि जो अवाम पे मुसल्लत करदा महंगाई है, तो हम इस रविश के ख़िलाफ़ जा रहे हैं कि वो क़ुव्वतें जो इस तरह के गैर इलेक्टेड लोगों को मुसल्लत कर देते हैं, जो कौम के लिए एक अज़ाब हैं और अज़ाब मुसलसल हैं, हम उस रवैये के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। और उस अज़ाब का सिंबल जो है वो इमरान है। बिल्कुल ठीक है मैम, आपने आपकी इस बात को तो मैं एंडोर्स करता हूँ कि यू आर नॉट लाजवाब। पीपल्स पार्टी के पास भी जवाब होंगे जिस तरह मौलाना साहब के पास जवाब होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त अपोजिशन जो है पार्टीज वो लाजवाब हैं। बिलावल शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, मौलाना साहब तीनों सहाफ़ियों के उन सवालों का जवाब नहीं दे सके जिस मकसद के लिए वो आज लाहौर में इकट्ठे हुए थे। ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हुज़रा की कारकर्दगी पर ज़रा बात हो रही थी, उसको ज़रा अली गौहर बलोच साहब से भी उस पर कॉमेंट लेंगे और शैला साहिबा से भी एक कॉमेंट लेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक। आपको स्कूल में जब कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप उनके नंबर्स आते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में कितने नंबर ले रहे हैं। अब ये वफाकी काबीना के लोगों के साथ भी हो रहा है, वफाकी वज़रा के साथ भी हो रहा है। अली गौहर बलोच साहब, ये कैसी रिवायत है इमरान खान साहब की? क्या ये एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रेंड है? क्योंकि वज़रा काम कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं तो जज होना चाहिए। अली गौहर बलोच साहब। देखिए अदनान, गुजारिश ये है कि कंपैरिजन का सबसे जो बड़ा पैमाना है वो पाकिस्तान के अवाम है, जो कि ये इस बात को जज करते हैं कि मतलब है कि आपकी कारकर्दगी कैसे रही, और उसका उनका मतलब जो तरीका है वो वोट है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी गुजारिश की है जी कि आप देख लें कि जितने भी इस हुकूमत के टाइम में ज़िमनी इंतखाबात हुए, इस हुकूमत के टाइम में बल्दियाती इंतखाबात हुए, इस हुकूमत के टाइम में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, तमाम में हुकूमत की कारकर्दगी को पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने वोट के जरिए ही जवाब दिया, और हर इलेक्शन में इनको शिकस्त हुई। आप देख लें कि ज़िमनी इंतखाबात सर, जिन 10 वज़रा को टॉप 10 में रखा गया है, क्या आपको लगता है कि इन 10 लोगों की वजारत जो थी वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी? बाकी सब इसका मकसद सिर्फ एक ढोंग रचाना था। मुझे ये बताएं कि आप अपने लोगों की खुद ही तारीफें किए जा रहे हैं, खुद ही असनाद तकसीम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा न्यूट्रल, अगर आपने कंपैरिजन करना है तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को देखें कि जिन्होंने कहा है कि मुल्क में करप्शन बढ़ गई है, ये आपकी कारकर्दगी है। आप मुराद सईद साहब को कह रहे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि इनके ऊपर मतलब है कि वो करप्शन का इल्जाम, इन्होंने किक बैक्स लिए हैं। फिर आप बताएं, इसका मतलब है कि आपने तस्लीम किया कि आपकी खारजा और आपकी दिफा, जिसको आप नाकाबिल तस्खीर कहते हैं, उनमें आपकी कारकर्दगी जो है वो जीरो है। फिर आप देख लें कि नहीं, अली साहब, चीमा साहब कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी जीरो नहीं है, उन्होंने नंबर्स कम लिए हैं सर। नहीं, देखें, ये तो इनका बयान है ना, या इनकी नामयाद हुकूमत का बयान है। आज ये लोगों को अपनी कारकर्दगी बताएं कि ये महंगाई कब कम करेंगे। आज ये अपनी कारकर्दगी बताएं कि इन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर क्या किया है।
महंगाई का खात्मा कैसे करना है, जो बेरोजगारी बढ़ी है उसका खात्मा कैसे करना है, जो मुल्क में करप्शन बढ़ी है उसका खात्मा कैसे करना है। ये जाए कि आप 10 वजीरों को लाइन में खड़े होकर आप उनको असनाद पकड़ा दें कि आप नंबर 1 है और आप नंबर 2 है, तो इस तरह के कंपैरिजन ये सिर्फ आवाम की तवज्जो हटाने के लिए अपनी नाकामी बिल्कुल ठीक। को शैला रजा साहिबा, अपनी 41 वुज़रा को की कारकर्दगी को जांचा गया और 10 वुज़रा को बेस्ट टॉप 10 के सर्टिफिकेट मिले। कमाल बात यह है कि सारे के सारे 41 वुज़रा जो हैं उनकी परफॉर्मेंस 80% से ऊपर रही मैम, कोई फेल नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी पार्टी के अंदर के मामलात हैं और जब उन्होंने ये किया तो उन्हीं 41 के अंदर जो है नाराज़गी इतनी ज़्यादा पाई गई कि वो बाहर आ गई। और अगर इससे उनकी पार्टी के अंदर एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो जाती और लोग ये मान लेते कि ये 10 सही है तो अच्छा रहता, लेकिन अभी आवाम तो उनको ही पहले ही ज़ीरो कर चुकी है, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो चाहे कुछ हो। और अब आपस में भी जब ये किया गया तो लोगों ने अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के बजाय नाराज़गी का इजहार किया। हाँ, एक बात इत्तफाक थी, मुझे पता नहीं चल सकी कि सब कह रहे थे कि हाँ मुराद सईद को तो फर्स्ट आना ही था, कि वो क्यों कह रहे थे, क्या मामला था, लेकिन आपस में इस पर ही ठन गई तो अब क्या किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है मैम। क्या आपको लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो आवाम को रिलीफ देने में सक्सेसफुल रहे हैं? क्योंकि आवाम तो तंग है बहुत, महंगाई है, बाकी चीज़ें भी हैं, वो आवाम तक। देखिए, मुझे क्यों लगेगा, अगर मुझे लगता तो मैं हुकूमत में होती और ये जितनी देर हुकूमत चैनल्स पे बैठती है इतनी देर बस खुशहाली होती है वतन में और आवाम खुश होते जब वो डिफेंड कर रहे होते। तो मैं तो अपोजिशन में हूँ और मैं ये समझती हूँ कि हफ्ता नहीं गुजरा कि बात आई थी कि बदतरीन महंगाई है और आज के अखबार में बजट खसारे के ऊपर बात हो रही है कि कितना ज़्यादा हो गया। कंपनीज जो हैं गैस की पीएसी उन पे 1000 अरब डॉलर का चीमा साहब स्कैंडल्स की एक लंबी लिस्ट, महंगाई खुद सारे वुज़रा भी मानते हैं, इमरान खान साहब भी मानते हैं सर, बेरोजगारी और महंगाई का बुरा हाल है इस मुल्क के अंदर, लेकिन वुज़रा की परफॉर्मेंस 80% से ज़्यादा है। तो इस पर कमेंट कीजिए आखिरी। और दूसरा ये सबको एतराज़ क्यों है मुराद सईद साहब के फर्स्ट आने पे? सर सेकंड कर देते तो ये एतराज़ ही ना होता। सर मेरी बात तो ये कि मुराद से आप कहने के मैं इस पे बात करूं बेरोजगारी के हवाले से कि बेरोजगारी एक ऐसा इशू है जो आपके लिए अवामी बहुत बड़ा कंसर्न होता है और इस पर बात बहुत होती है, लिहाजा इसका जवाब देना जरूरी है। जिस दिन यू कैन से कि 25 जुलाई शायद 25 जुलाई को ये गए थे मुंबई को, तो जुलाई में जब गई थी उस वक्त 2 तरह की बेरोजगारी थी। एक थी एवरेज जो 5.4% थी या 5.2%, 5.2 या 5.4 में एक फिक्र है। दूसरा ये था कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में 20.1% बेरोजगारी थी और जिस वक्त परवेज इलाही की गवर्नमेंट थी तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में बेरोजगारी को 7% के लगभग, वो 7% से ये माशाल्लाह तरक्की करते करते 20.1% बेरोजगारी लेके आए। डाटा देख लें उस वक्त का, परवेज इलाही के दौर का देख लें और नवाज शरीफ साहब के दौर का। दूसरी बात, आज अगर बेरोजगारी देखें तो आज बेरोजगारी 4.8%। इस वक्त जो 2000 में बच्चे पैदा हो, आबादी थी हमारी, वो 14 करोड़ की आबादी थी। 14 करोड़ की आबादी 2% के हिसाब से 28-30 लाख लोग सालाना पैदा होते उस वक्त। वो लोग आज जॉब मार्केट में आ रहे हैं, 20 साल के होके, 18 साल के, 19 साल के होके जॉब मार्केट में आ रहे हैं। सर मेरा सवाल टाइम खत्म हो रहा है सर। 80% हर वजीर की कारकर्दगी और मुराद सईद का नंबर 1 आना। सर देखिए, मुराद सईद अगर आधी कीमत पे सड़कें बना देता है, मुराद सईद अगर आधी सड़क पे आधी कीमत पे बनाता है मोटरवे, वो बनाता है 4 लेन, वो बनाता है फार्म टू द मार्केट सड़क आधी कीमत पे बनाता है, वो आधी कीमत पे पुल बना देता है, आधी कीमत पे मोटरवे बना देता है, आधी कीमत पे जीटी रोड बना देता है। उसके इलाके में जहां जहां उसने सड़कें बनाई हैं, जो मियां साहब जिन 2 सड़कों का एग्रीमेंट कर गए हैं उसका बढ़ने का टाल टैक्स, उसके अलावा बाकी सड़कों पे टाल टैक्स नहीं बढ़ता, वो अगर आप कह रहे ठीक कर लेता है इसको, यू कैन से डाक सर्विस को,
तो उसमें मुनाफे में चली जाती है, लास्ट उसका कम मुनाफे में चली जाती है, तो उसको बनता है, वो जेन्युइनली दिया गया है, सर जेन्युइनली उम्मीद बनता है। करता हूं कि जिस तरह वुजरा की कारकर्दगी 80% है, इसी तरह आवाम को कम से कम 80% वो रिलीफ में मिले जिसका था, और 80% का वादे भी पूरे करें इमरान खान साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट, जो वादे इमरान खान साहब और पीटीआई ने इस आवाम से किए थे। आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज।